क्या होगा अगर दो राज्य सालों से युद्ध में हों और कोई भी नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है? राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी सौम्या के राज्य हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन जब उन्हें इस युद्ध के पीछे छिपे भयावह रहस्य का पता चलता है तो उनकी दुनिया बदल जाती है। एक खतरनाक जादूगर अपने काले जादू से इन दोनों राज्यों को नष्ट करना चाहता है, लेकिन वीरेंद्र और सौम्या क्या इस जादू को तोड़कर शांति ला पाएंगे? जानिए इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में, जहां परियां, जादू, तलवारबाजी और वीरता एक साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एलसीबी स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए मजेदार कहानियां लेकर आते हैं जो आपको खूब पसंद आएंगी। ये कहानियां आपके दिल को छूने के साथ साथ आपकी सोच को भी उड़ान देंगी। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कि कैसे यह कहानी अपने रहस्य खोलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अनोखी कहानी का सफर। बहुत समय पहले की बात है। राज्य संधान और राज्य रुद्रगढ़ पड़ोसी राज्य थे, लेकिन इनके बीच वर्षों से युद्ध छिड़ा हुआ था। दोनों राज्यों के राजा एक दूसरे की भूमि पर कब्जा कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन दोनों राज्यों की जनता इस युद्ध के खिलाफ थी। फिर भी ये टकराव लंबे समय से चला आ रहा था। शुरुआत में लड़ाई केवल सेनाओं के बीच हुई, लेकिन धीरे धीरे यह संघर्ष आम लोगों तक भी पहुंच गया। अब हालात ऐसे थे कि दोनों राज्यों की सेनाएं और नागरिक हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। छोटी मोटी झड़पें लगातार हो रही थीं, लेकिन कोई निर्णायक युद्ध नहीं हो पा रहा था। चूंकि दोनों राज्यों की शक्ति लगभग समान थी, इसलिए कोई भी पक्ष निर्णायक युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राज्य रुद्रगढ़ का युवराज वीरेंद्र अपने निजी कक्ष में बैठा इन सब पर विचार कर रहा था। वह इस निरंतर युद्ध के खिलाफ था, लेकिन अपने पिता राजा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकता था, इसलिए विवश था। उसका बड़ा भाई और उत्तराधिकारी अर्जुन राजा के विचारों से सहमत था और राज्य की सेना का प्रधान सेनापति भी था। राजा और अर्जुन दोनों मिलकर राज्य संधान पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। युवराज वीरेंद्र ने कई बार अपने पिता और बड़े भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें झिड़क कर चुप करा दिया गया। यही कारण था कि राजा और उसका बड़ा भाई अर्जुन अधिकतर समय युद्ध क्षेत्र में बिताते थे, जबकि वीरेंद्र महल में ही रहता था। इस समय वह अपने विशेष कक्ष में विचारों में डूबा बैठा था कि अचानक एक सेवक भीतर आया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वीरेंद्र ने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? सेवक ने विनम्र स्वर में कहा, रहीम बाबा आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। युवराज यह सुनते ही अनायास खड़ा हो गया। रहीम बाबा एक अत्यंत नेक और सम्मानीय व्यक्ति थे, जिन्हें आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा संत माना जाता था। वीरेंद्र ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें तुरंत अंदर बुलाओ, जल्दी करो। सेवक झटपट मुड़ा और बाहर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा खुला और एक वृद्ध पुरुष भीतर आए। उनकी सफेद दाढ़ी थी, सिर के बाल भी सफेद हो चुके थे और वे लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए अंदर आए। युवराज वीरेंद्र ने तुरंत आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया और विनम्रता से कहा, बाबा, आपको मुझे बुला लेना चाहिए था। आपने स्वयं यहां आने का कष्ट क्यों किया? रहीम बाबा गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं। हुक्म कीजिए बाबा। वीरेंद्र ने उन्हें आदरपूर्वक एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा और फिर स्वयं भी उनके सामने बैठ गया। रहीम बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, राज्य संधान और रुद्रगढ़ के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसने दोनों राज्यों को बर्बाद कर दिया है। अगर यह युद्ध जारी रहा तो और भी अधिक तबाही मचेगी। मैं चाहता हूं कि यह युद्ध समाप्त हो और दोनों राज्यों के लोग शांति और सुकून से जी सकें। वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी यही चाहता हूं बाबा, लेकिन महाराज और युवराज अर्जुन दोनों इस बात को नहीं मानते। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं। अब मैं मजबूर होकर चुप हो गया हूं। रहीम बाबा ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोले, मुझे तुम्हारे विचारों का पहले से ही ज्ञान था, इसी कारण मैं स्वयं यहां आया हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राज्य संधान की राजकुमारी सौम्या भी तुम्हारी तरह ही इस युद्ध के खिलाफ है। वह भी यह नहीं चाहती कि यह रक्तपात और आगे बढ़े। वह अपने पिता की इकलौती संतान है, लेकिन राजकुमारी सौम्या के पिता संधान के महाराज उसकी बात नहीं मानते। जब मुझे इन सब बातों का ज्ञान हुआ तो मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर इसकी असली वजह क्या है। रहीम बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, इसका पता लगाने के लिए मैंने परमात्मा की विशेष उपासना की और प्रार्थना की कि मुझे सच्चाई का ज्ञान हो, और तब मुझे असल कारण पता चला। यह युद्ध किसी राज्य की जीत या हार के लिए नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे एक खतरनाक और अत्यंत शक्तिशाली जादूगर जाबू का षड्यंत्र है। वीरेंद्र हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। रहीम बाबा आगे बोले,
इस जादूगर का असली उद्देश्य किसी एक राज्य की विजय नहीं, बल्कि दोनों राज्यों को आपसी युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद कर देना है। वह चाहता है कि जब ये राज्य खुद ही विनाश के कगार पर पहुंच जाए, तब वह आसानी से इन पर अपना अधिकार जमा सके और दोनों राज्यों का एकमात्र शासक बन जाए। वीरेंद्र की आंखों में आशंका झलकने लगी। लेकिन यह कैसे संभव है बाबा? उसने पूछा। रहीम बाबा ने गंभीर स्वर में समझाया, जादू के नियमों के अनुसार वह जबरदस्ती किसी भी राज्य का राजा नहीं बन सकता, जब तक वहां की जनता उसे स्वयं राजा के रूप में स्वीकार न करे। वह मुट्ठी भर लोगों पर तो जादू कर सकता है, लेकिन पूरे राज्य की जनता पर नहीं। इसलिए उसने दोनों राज्यों के राजाओं, सेनापतियों और प्रमुख लोगों को अपने जादू के प्रभाव में लेकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया है। यही कारण है कि यह युद्ध अब तक रुका नहीं है। वीरेंद्र का मन विचलित हो उठा। अगर यह सच था तो यह युद्ध मात्र एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तो इसका हल क्या है बाबा? युवराज वीरेंद्र यह सुनकर हैरान रह गया। उसने चिंतित स्वर में पूछा, बाबा फिर इस समस्या का समाधान क्या है? रहीम बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा मैंने इस पर बहुत विचार किया है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि उस जादूगर का अंत कर दिया जाए। लेकिन मुझे यह भी झांत हुआ है कि न कोई अकेला पुरुष उसे पराजित कर सकता है और न ही कोई अकेली स्त्री। उसे हराने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री को मिलकर प्रयास करना होगा, परंतु यह तभी संभव होगा जब वे दोनों पति पत्नी हों, एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हों और उनके विचार भी मेल खाते हों। वीरेंद्र ने चौंक कर रहीम बाबा की ओर देखा। बाबा आगे बोले, संयोग से तुम्हारे और राजकुमारी सौम्या के विचार एक समान हैं। तुम दोनों ही इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हो, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि पहले तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाया जाए। यदि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो तो फिर तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा और इसके बाद तुम दोनों मिलकर इस जादूगर का अंत कर सकते हो। यह सुनकर वीरेंद्र के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। उसने उत्साह से कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं बाबा। दरअसल वह पहले से ही राजकुमारी सौम्या को पसंद करता था। बचपन में वे दोनों एक साथ खेलते थे। तब दोनों राज्यों के बीच मित्रता थी और राजघरानों में आना जाना भी था। रहीम बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, आज शाम को मेरे घर आ जाना, फिर आगे की योजना बनाएंगे। इतना कहकर वे कुर्सी से उठे और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ गए। युवराज वीरेंद्र ने आदरपूर्वक रहीम बाबा को दरवाजे तक छोड़ा और उन्हें प्रणाम कर वापस लौट आया। फिर वह तेजी से अपने कक्ष की ओर बढ़ा, अलमारी खोली और उसमें से एक तस्वीर निकाली। यह तस्वीर उसने विशेष रूप से संधान की राजकुमारी सौम्या की बनवाई थी, जो उसे गुप्त रूप से एक भरोसेमंद व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई थी। तस्वीर में सौम्या एक कुर्सी पर बैठी हल्की मुस्कान के साथ दिख रही थी। वीरेंद्र काफी देर तक उस तस्वीर को निहारता रहा, जैसे उसमें कोई छुपा संदेश खोज रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और तस्वीर को वापस अलमारी में रख दिया। शाम होते ही वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकला और शहर के किनारे स्थित रहीम बाबा के घर पहुंचा। बाबा के सेवकों ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया और उसे एक कक्ष में ले जाकर बैठा दिया। जब वीरेंद्र ने बाबा के बारे में पूछा तो सेवकों ने बताया कि वे इबादत में मग्न हैं और जैसे ही समय मिलेगा वे स्वयं मिलने आएंगे। वीरेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया और प्रतीक्षा करने लगा। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि अचानक दरवाजा खुला। वह अनायास खड़ा हो गया, क्योंकि दरवाजे से संधान की राजकुमारी सौम्या अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्का घूंघट था, लेकिन उस पतले पर्दे से भी उसका रूप वीरेंद्र की नजरों से छुप नहीं सका। युवराज वीरेंद्र को देखते ही राजकुमारी सौम्या की आंखों में हल्की चमक उभर आई। वीरेंद्र का हृदय प्रसन्नता से उछल पड़ा, क्योंकि उसकी आंखों की वह चमक स्पष्ट संकेत दे रही थी कि वह भी उसे पसंद करती है। मैं बाबा से मिलने आई हूं, सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारा नाम सौम्या है और तुम संधान की राजकुमारी हो, क्या मैं सही कह रहा हूं? सौम्या ने हल्की हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? वीरेंद्र ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम युवराज वीरेंद्र है और मेरे पास तुम्हारी एक तस्वीर है जो मैंने एक चित्रकार को तुम्हारे महल में गुप्त रूप से भेजकर बनवाई थी। यह सुनकर सौम्या भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने अपनी पोशाक की जेब से एक तस्वीर निकाली और मुस्कुराते हुए वीरेंद्र की ओर बढ़ा दी। यह देखो, यह किसकी तस्वीर है? उसने कहा। वीरेंद्र ने जैसे ही तस्वीर को देखा वह चौंक उठा। यह उसकी ही तस्वीर थी। वह घोड़े पर सवार था और तलवार लहराते हुए कहीं जा रहा था। यह तो मेरी तस्वीर है, वीरेंद्र ने आश्चर्य से कहा। सौम्या ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने भी एक चित्रकार को तुम्हारे पास भेजकर तुम्हारी तस्वीर बनवाई थी, इसलिए मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तुम्हें तुरंत पहचान लिया।
हाँ, मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारे पास भी मेरी तस्वीर है। मैं तो सोच रही थी कि बचपन में बिछड़ने के कारण तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। यह सुनकर वीरेंद्र जोर से हंस पड़ा, लेकिन इससे पहले कि दोनों अपनी बातचीत आगे बढ़ाते दरवाजा खुला और रहीम बाबा कमरे में प्रवेश कर गए। युवराज, वीरेंद्र और राजकुमारी सौम्या तुरंत उठ खड़े हुए। रहीम बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं और यह भी समझ गया हूं कि तुम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम्हारे विचार भी एक जैसे हैं और इसी कारण मैं चाहता हूं कि तुम दोनों विवाह कर लो। अगर तुम दोनों सहमत हो तो मैं गवाहों को बुलाकर स्वयं तुम्हारा विवाह संपन्न करवा सकता हूं। राजकुमारी सौम्या ने चिंतित स्वर में कहा, बाबा, मेरे पिता इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रहीम बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उनकी चिंता मत करो, ये सब बाद की बातें हैं। पहले तुम अपनी राय बताओ, क्या तुम्हें इस विवाह से कोई आपत्ति है? राजकुमारी हल्का सा मुस्कुराई और शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। रहीम बाबा ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, जवाब शब्दों में दो। सौम्या ने धीरे से कहा, मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं बाबा। अब रहीम बाबा ने वीरेंद्र की ओर देखा और बोले, अब तुम्हारी बारी। युवराज, तुम्हारा क्या विचार है? वीरेंद्र ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे राजकुमारी सौम्या से विवाह करके गर्व महसूस होगा बाबा, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हमेशा उन्हें प्रसन्न रखूंगा। रहीम बाबा यह सुनकर संतोष से मुस्कुरा दिए। उन्होंने ताली बजाई और दरवाजा खुलते ही एक सेवक भीतर आकर अभिवादन करने लगा। रहीम बाबा बोले, गवाहों को बुलाओ और साथ ही छुहारे और शरबत भी ले आओ। सेवक सिर झुकाकर शीघ्रता से बाहर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा फिर खुला और जैसे ही वीरेंद्र और सौम्या ने देखा कि कौन अंदर आ रहा है, वे दोनों चौंक उठे। दरवाजे से भीतर आने वाले लोगों को देखकर युवराज वीरेंद्र और राजकुमारी सौम्या चौंक उठे। आने वालों में से पहले दो लोग वीरेंद्र के करीबी रिश्तेदार थे, एक उसका छोटा चाचा और दूसरा उसका मामा। वहीं राजकुमारी सौम्या के साथ आए दो लोग संधान के प्रमुख दरबारी थे, एक राज्य का प्रधानमंत्री और दूसरा सेना का उपसेनापति। रहीम बाबा ने शांत स्वर में कहा, मैंने इन खास गवाहों को इसलिए बुलवाया है ताकि जब भविष्य में इस विवाह की घोषणा की जाए तो यह प्रमाणित कर सकें कि यह विवाह पूरी तरह से तुम दोनों की स्वेच्छा से हुआ है। इसके बाद गवाहों की उपस्थिति में युवराज वीरेंद्र और राजकुमारी सौम्या का विवाह संपन्न हुआ। रहीम बाबा ने खुशी में सबको छुहारे बांटे और शरबत पिलाया। इसके बाद सभी खड़े हो गए। रहीम बाबा ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों एक सप्ताह तक यहीं मेरे घर पर रहोगे, फिर एक सप्ताह बाद आगे की चर्चा करेंगे। इतना कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। वीरेंद्र और सौम्या अगले 7 दिन वहीं रहीम बाबा के घर रुके। इस दौरान वे एक दूसरे को और अधिक समझने लगे। एक सप्ताह बीतने के बाद एक दिन जब वे दोनों एक साथ बैठे थे तो अचानक खबर मिली कि रहीम बाबा आने वाले हैं। यह सुनते ही वे दोनों आदरपूर्वक खड़े हो गए। जैसे ही रहीम बाबा अंदर आए, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बैठो। वीरेंद्र और सौम्या उनके सामने बैठ गए, यह देखने के लिए कि अब बाबा क्या कहने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रहीम बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों को मिलकर इस जादूगर का अंत करना है, लेकिन ध्यान रहे उसकी असली शक्ति एक विशाल नीले अजगर में कैद है। वीरेंद्र और सौम्या हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह अजगर साधारण नहीं है, रहीम बाबा आगे बोले। इसके भीतर जादूगर ने अपनी काली शक्ति से एक सुंदर परी को बंद कर रखा है। जब तक यह परी कैद रहेगी तब तक अजगर को मारा नहीं जा सकता, और जब तक अजगर जीवित है तब तक जादूगर भी अमर रहेगा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस परी को मुक्त करना होगा। यह परी तुम दोनों की मदद से उस जादूगर का अंत करेगी। वीरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, यह अजगर कहाँ है बाबा? यह बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में रहता है, रहीम बाबा बोले। यह जगह अग्नि पर्वत कहलाती है क्योंकि वहां की चट्टानें आग की तरह सुर्ख लाल हैं। जादूगर ने अपने काले जादू से इन पहाड़ियों में एक विशाल चट्टान को इंसानी चेहरे का रूप दे दिया है। ऐसा लगता है जैसे एक दानव का चेहरा जलती हुई आग पर टिका हो। जब तक इस चेहरे की आंखें नष्ट नहीं की जाएंगी तब तक अजगर के भीतर कैद परी मुक्त नहीं हो सकेगी। वीरेंद्र और सौम्या पूरे ध्यान से सुन रहे थे। इस परी का नाम सोना परी है, रहीम बाबा बोले। इसके पंख सोने की तरह चमकते हैं और इसके सिर पर सोने का ताज है जिसमें सुनहरे बाल लगे हुए हैं। अगर यह परी आजाद हो गई तो वह स्वयं उस जादूगर को समाप्त करने में तुम्हारी सहायता करेगी। लेकिन इस चेहरे की आंखें कैसे नष्ट की जाएंगी? सौम्या ने पूछा। इसका एक विशेष तरीका है, रहीम बाबा बोले। दानव के चेहरे की दाईं आंख वीरेंद्र को अपनी तलवार से निकालनी होगी और बाईं आंख सौम्या को अपनी तलवार से। यदि यह काम एक साथ नहीं हुआ तो यह चट्टानी चेहरा नष्ट नहीं होगा और न ही परी मुक्त हो सकेगी।
वीरेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, हम यह कार्य पूरा करेंगे बाबा। रहीम बाबा ने आगे समझाया, याद रखना, जैसे ही तुम दोनों उस चट्टानी चेहरे के पास पहुंचोगे, वह नीला अजगर वहां आ जाएगा। वह तुम्हें डराने और तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेगा ताकि तुम अपना कार्य पूरा न कर सको। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना। जैसे ही यह चट्टानी चेहरा अंधा होगा, अजगर के मुंह से सोना परी बाहर निकलने लगेगी। रहीम बाबा ने आगे कहा, उस समय राजकुमारी सौम्या को तुरंत एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाना होगा, जबकि युवराज वीरेंद्र को तलवार संभालकर अजगर के पास खड़ा रहना होगा। जैसे ही परी पूरी तरह से बाहर आए, वीरेंद्र को तुरंत अपनी तलवार से अजगर की गर्दन पर वार करना होगा। अगर वह यह वार सही समय पर नहीं कर सका तो अजगर उसे मार डालेगा और परी को दोबारा निगल लेगा। अगर तुम सफल रहे तो अजगर का अंत हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या करना है, यह सोना परी खुद बताएगी। रहीम बाबा ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम दोनों इस कार्य के लिए तैयार हो? वीरेंद्र और सौम्या ने बिना झिझक हां में जवाब दिया। अच्छा, तो अब अपनी तलवारें पकड़ो, एक दूसरे का हाथ थामो और अपनी आंखें बंद कर लो। रहीम बाबा ने निर्देश दिया, जब तक मैं न कहूं तब तक अपनी आंखें मत खोलना। दोनों ने तलवारें संभाली, एक दूसरे का हाथ थामा और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों बाद रहीम बाबा की आवाज गूंजी, अब आंखें खोलो और अपने काम में जुट जाओ। डरना मत, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। वीरेंद्र और सौम्या ने आंखें खोली और वे दोनों स्तब्ध रह गए। वे सचमुच अग्नि पर्वत के बीच खड़े थे। चारों ओर सुर्ख लाल चट्टानें थीं जो जलती हुई आग की तरह प्रतीत हो रही थीं। सामने एक विशाल चट्टानी चेहरा मौजूद था, जिसकी आंखें किसी जीवित इंसान की तरह चमक रही थीं और सीधे उन्हें घूर रही थीं। वीरेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, दाईं आंख मेरी और बाईं आंख तुम्हारी। सौम्या ने सहमति में सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों तेजी से चट्टानी चेहरे की ओर बढ़ने लगे। उसी क्षण एक भयानक गर्जना हुई और एक विशाल डरावना अजगर दहाड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। यह इतना बड़ा और भयावह था कि देखकर ही किसी की रूह कांप जाए। उसके पूरे शरीर पर काले रंग की मोटी धारियां थीं, जिनमें छोटे छोटे नीले धब्बे चमक रहे थे। जगह जगह पर गहरे भूरे रंग के बड़े बड़े निशान भी दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। अजगर तेजी से युवराज वीरेंद्र और राजकुमारी सौम्या की ओर बढ़ा, लेकिन वे घबराए नहीं। वे पहले ही रहीम बाबा से इस राक्षसी अजगर के बारे में सुन चुके थे। अगर वे इस बारे में पहले से न जानते तो शायद इस खौफनाक दानव को देखकर डर से कांप उठते। लेकिन अब वे पूरी तरह तैयार थे और बिना किसी झिझक के अपने मिशन पर डटे रहे। अजगर की ओर ध्यान देने के बजाय उन्होंने सीधे चट्टानी चेहरे की चमकती आंखों पर हमला कर दिया। तेज धार वाली तलवारों से कुछ ही प्रहारों में उन्होंने उसकी जीवंत आंखों को निकालकर उसे पूरी तरह अंधा कर दिया। उसी पल अजगर ने गुस्से में अपना सिर जमीन पर जोर से पटका। उसका सिर अचानक गायब हो गया और उसके सिर के गहरे सुराख से धीरे धीरे कुछ सुनहरे तारों जैसे बाल बाहर निकलने लगे। फिर एक चमचमाता सोने का नुकीला ताज उभरता दिखाई दिया। वीरेंद्र तुरंत तलवार संभालकर अजगर के पास खड़ा हो गया, जबकि सौम्या तेजी से दौड़कर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गई, जैसा कि रहीम बाबा ने पहले ही उन्हें निर्देश दिया था। जैसे ही सोना परी तेजी से अजगर के मुंह से बाहर निकली, उसी क्षण अजगर का सिर फिर से उभर आया। ये देखते ही युवराज वीरेंद्र ने बिना देर किए अपनी तलवार से पूरी ताकत के साथ प्रहार किया। अजगर ने भी जोरदार हमला करने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र की तलवार पहले ही अपना काम कर चुकी थी। उसका वार इतना शक्तिशाली था कि एक ही झटके में अजगर का सिर धड़ से अलग हो गया और दूर जाकर गिर पड़ा। उसी पल एक जोरदार विस्फोट हुआ और चारों ओर सुर्ख लाल धुएं का गुब्बार छा गया। कुछ ही क्षणों बाद जब धुआं छंटा तो वीरेंद्र ने चारों ओर देखा। अब वहां न तो वह चट्टानी चेहरा था, न ही वह भयावह अजगर। केवल राजकुमारी सौम्या और सोना परी वहां खड़ी थीं। सोना परी ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे इस भयानक अजगर की कैद से मुक्त किया है। मैं तुम्हारी आभारी हूं, युवराज और राजकुमारी। अब उसके चेहरे से भय का हर चिन्ह मिट चुका था और उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। वीरेंद्र ने विनम्रता से कहा, सोना परी, यह सब हमारे पूज्य गुरु रहीम बाबा की कृपा से संभव हुआ है। यदि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन न किया होता तो शायद हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, बाबा ने बताया था कि जब यह अजगर मारा जाएगा तब तुम हमारी राह दिखाओगी। अब हमें
उस दुष्ट जादूगर का अंत करना है जिसने तुम्हें इस अजगर के शरीर में कैद किया था और जो हमारे दोनों राज्यों के बीच युद्ध भड़काकर उन्हें नष्ट करना चाहता है। हाँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। जादूगर जाबू का अंत करना अत्यंत आवश्यक है, सोनापरी ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन इस दुष्ट जादूगर को पराजित करने के लिए हमें तीनों को मिलकर काम करना होगा। हम पूरी तरह तैयार हैं और इसी उद्देश्य से यहां आए हैं। युवराज वीरेंद्र और राजकुमारी सौम्या ने एक स्वर में कहा। तो फिर ध्यान से सुनो, सोनापरी बोली। यह जादूगर यहां से कुछ दूरी पर एक गुफा में रहता है, लेकिन उसकी गुफा के बाहर उसके जादुई रक्षक पहरा देते हैं। जब तक उन जादुई रक्षकों का अंत नहीं कर दिया जाता तब तक हम गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। वीरेंद्र ने पूछा, इन रक्षकों को कैसे हराया जा सकता है? सोनापरी ने बताया, इन जादुई रक्षकों का नाश केवल तभी संभव है जब उन पर सुर्ख और सफेद चमगादड़ का रक्त छिड़का जाए। सुर्ख और सफेद रंग का चमगादड़? सौम्या ने हैरानी से पूछा। हाँ, सोनापरी ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा चमगादड़ बहुत दूर एक पहाड़ी गुफा में रहता है, लेकिन यह अत्यंत खूंखार और तेज है। मात्र एक पल में यह अपने पंजों से दुश्मन की आंखें निकाल सकता है, इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं सकती और न ही तुम दोनों सीधे तौर पर उसे पकड़ सकते हो। लेकिन इंसान बुद्धिमान होते हैं, इसलिए तुम्हें कोई तरकीब सोचनी होगी कि उसे कैसे पकड़ा जाए। वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले यह बताओ कि जब हम इन जादुई रक्षकों का अंत करके गुफा में दाखिल होंगे तो फिर क्या होगा? जब हम गुफा में प्रवेश करेंगे तब हमें जादूगर जाबू की एक और भयानक शक्ति का सामना करना पड़ेगा, सोनापरी ने गंभीर स्वर में कहा। यह शक्ति एक खूंखार शेर है। शेर? राजकुमारी सौम्या ने चौंक कर पूछा। हाँ, सोनापरी ने सिर हिलाते हुए कहा। यह कोई साधारण शेर नहीं बल्कि असली और बेहद खतरनाक शेर है, जो किसी को भी पलक झपकते ही चीर फाड़ कर सकता है। यह जादू से बना जीव नहीं है बल्कि जाबू जादूगर का पालतू शेर है। इसे हराने का एक ही तरीका है, तलवार की मदद से इसे मारना होगा। वीरेंद्र ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। अगर तलवार ही इसका उपाय है तो मैं इसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, सोनापरी ने आगे कहा। लेकिन शेर को हराने के बाद हमें सीधे जाबू जादूगर से मुकाबला करना होगा। मेरे साथ होने की वजह से उसका जादू तुम दोनों पर असर नहीं करेगा, लेकिन ध्यान रखना वह तब तक मारा नहीं जा सकेगा जब तक उसके गले के अंदर तीर न लगे। गले के अंदर? सौम्या ने हैरानी से पूछा। हाँ, सोनापरी बोली। अब यह कैसे किया जा सकता है, यह तुम्हें खुद समझना होगा। वीरेंद्र ने आत्मविश्वास से कहा। हम कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हमें उस गुफा तक पहुंचना होगा जहां वह सुर्ख सफेद चमगादड़ रहता है। सोनापरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वहां तक पहुंचाना मेरा काम है, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम इस खूंखार चमगादड़ को पकड़ोगे कैसे? वीरेंद्र और सौम्या ने एक दूसरे की ओर देखा। यह सबसे कठिन चुनौती थी और अब उन्हें अपनी चतुराई से इसका हल निकालना था। हम इसके लिए एक जाल बनाएंगे जो मजबूत वृक्ष की बेलों से तैयार होगा, वीरेंद्र ने आत्मविश्वास से कहा। राजकुमारी सौम्या ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, मैं जाल बनाना जानती हूं, यह काम मैं कर लूंगी, सोनापरी ने मुस्कुराकर कहा। बहुत अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो। वीरेंद्र और सौम्या ने जैसे ही आंखें बंद की, अचानक हवा में एक हलचल सी महसूस हुई। फिर सोनापरी की आवाज आई, अब आंखें खोलो। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली वे हैरान रह गए। वे अब एक घने पहाड़ी जंगल में खड़े थे। सामने एक विशाल गुफा का मुंह था जो अंधकार में डूबा हुआ था। बिना समय गंवाए वीरेंद्र ने अपनी कटार से जंगली वृक्षों की मजबूत बेलें काटनी शुरू कर दी। सौम्या ने कुशलता से उन बेलों को बुनकर एक मजबूत जाल तैयार कर लिया। यह जाल काफी मजबूत है, अब हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा, वीरेंद्र ने कहा। वीरेंद्र ने जाल उठाया और सावधानी से गुफा के अंदर प्रवेश किया। तभी अचानक बिजली की गति से एक सुर्ख सफेद चमगादड़ उसकी ओर झपटा, लेकिन वीरेंद्र पहले से ही सतर्क था। उसने न केवल खुद को सुरक्षित किया बल्कि अपनी तेज चालाकी से चमगादड़ को जाल में फंसा लिया। चमगादड़ फड़फड़ाता रहा, लेकिन अब वह पूरी तरह पकड़ में था। वीरेंद्र ने संतोष की सांस ली और गुफा से बाहर आ गया। सोनापरी ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, तुम दोनों ने यह काम बखूबी कर लिया। अब अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद उसने फिर से कहा, अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो। वीरेंद्र और सौम्या ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने परी के कहने पर आंखें खोली तो वे खुद को एक और अज्ञात स्थान पर पाए। यहां सामने एक विशाल पहाड़ था जिसके बीचों बीच एक बड़ी गुफा का काला और रहस्यमय द्वार था। गुफा के बाहर दो विशालकाय देवपुरुष खड़े थे। उनके हाथों में विशाल तलवारें थीं और वे बिना हिले डुले पहरेदारों की तरह गुफा की रक्षा कर रहे थे।
युवराज वीरेंद्र ने अपनी कटार निकाली और जाल में फंसे खूंखार सुर्ख सफेद चमगादड़ की गर्दन पर एक तेज वार किया। चमगादड़ का भयावह चीखते ही खून की धारा बह निकली। फिर वीरेंद्र ने बिना देरी किए उस चमगादड़ के खून के छींटे गुफा के बाहर खड़े जादुई रक्षकों पर फेंके। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों पहरेदार अचानक हवा में विलीन हो गए। गुफा का रास्ता अब पूरी तरह खुल चुका था। वीरेंद्र ने तुरंत सौम्या की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें एक तीर कमान तैयार करना होगा। मैं पहले उस शेर का सामना करूंगा। जब जादूगर जाबू हमारे सामने आएगा तो उसे मुझसे बात करने के लिए मुंह खोलना ही पड़ेगा। जैसे ही वह अपना मुंह खोले तुम्हें तुरंत उसका अंत करने के लिए तीर को उसके गले के भीतर उतार देना होगा। राजकुमारी सौम्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया और बिना समय गंवाए एक मजबूत तीर कमान तैयार कर लिया। अब निर्णायक युद्ध का समय आ गया था। आगे आगे वीरेंद्र, उसके पीछे सौम्या और सबसे पीछे सोनापरी, तीनों साहस के साथ गुफा में दाखिल हुए। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, अचानक एक भयंकर शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर झपटा। उसकी तेज गरज से गुफा की दीवारें गूंज उठीं, लेकिन वीरेंद्र बिना घबराए अपने स्थान पर डटा रहा। शेर ने घातक वार किया, लेकिन वीरेंद्र ने अपनी तलवार से उसे रोक लिया और तुरंत ही मुकाबला शुरू कर दिया। चूंकि वह पहले भी जंगल में कई बार शेरों का शिकार कर चुका था, उसे अच्छे से पता था कि शेर को कैसे पराजित किया जा सकता है। कुछ ही क्षणों में वीरेंद्र ने अपने कुशल युद्ध कौशल से उस खूंखार शेर का अंत कर दिया। जैसे ही शेर धड़ाम से जमीन पर गिरा, एक भयानक काला जादूगर गुफा में प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जादूगर जाबू ने हैरानी से सोनापरी की ओर देखा और गुस्से में चीखा, तुम आजाद हो गई? ये कैसे संभव हुआ? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, राजकुमारी सौम्या ने बिना समय गंवाए तीर कमान से तीर छोड़ दिया। यह उनकी खुशकिस्मती थी कि उसी क्षण जादूगर ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला था। तीर सीधा उसके गले में जा धंसा। दूसरे ही पल एक भयंकर विस्फोट हुआ और गुफा के चारों ओर घना धुआं फैल गया। धुएं के बीच से एक धीमी सिसकती हुई आवाज सुनाई दी, मेरा नाम जाबू जादूगर था, मुझे मेरे गले में तीर मारकर मारा गया है। फिर एक आखिरी चीख के साथ जादूगर पूरी तरह नष्ट हो गया। धीरे धीरे गुफा में फैला धुआं छंटने लगा और जब वीरेंद्र और सौम्या ने चारों ओर देखा तो जादूगर जाबू की जली हुई लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी काली करतूतों का अंत हो चुका था। तीनों खुशी खुशी गुफा से बाहर आए और बाहर रहीम बाबा पहले से ही उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने वीरेंद्र और सौम्या को जीत की बधाई दी और सोनापरी को कृतज्ञता से देखा। अब मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है, सोनापरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं परी लोक लौट रही हूं। तुम्हारे साहस और सच्चाई की विजय हुई। ये दुनिया अब एक बड़े संकट से मुक्त हो चुकी है। यह कहकर वह एक सुनहरी रोशनी में लिपट गई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। रहीम बाबा ने वीरेंद्र और सौम्या को अपने घर ले गए। जादूगर जाबू की मृत्यु के साथ ही दोनों राज्यों के बीच का युद्ध समाप्त हो गया था। दोनों राज्यों के राजा और सेनापति एकत्र हुए ताकि भविष्य की शांति को लेकर निर्णय लिया जा सके। जब उन्हें पता चला कि यह सब रहीम बाबा के मार्गदर्शन में हुआ है और युवराज वीरेंद्र तथा राजकुमारी सौम्या का विवाह पहले ही हो चुका है, तो सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। राज्य संधान के महाराज ने वीरेंद्र की वीरता से प्रभावित होकर घोषणा की, अब से वीरेंद्र मेरा पुत्र होगा और मैं अपना सिंहासन उसे सौंपता हूं। वह संधान का नया राजा होगा। यह सुनकर सभी उत्साह में भर गए। अब जब वीरेंद्र संधान का राजा बन गया और उसका विवाह राजकुमारी सौम्या से हो चुका था, तो दोनों राज्यों के बीच कोई युद्ध नहीं हो सकता था। इस प्रकार दोनों राज्यों के बीच स्थायी मित्रता स्थापित हो गई। अब चारों ओर शांति, समृद्धि और खुशहाली फैल गई। युवराज वीरेंद्र और रानी सौम्या ने सुखपूर्वक, प्रेम और आनंद से भरा जीवन व्यतीत किया। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की अजीबोगरीब कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अंत में आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।